सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। जूझ की पुनरावृत्ति करेंगे आज हम। इससे पहले जूझ के प्रश्नोत्तर और उसका सारांश बताया जा चुका है। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशस्तित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक की परेशानी। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना पड़ता है, परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर का काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा, पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अपने दादा से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर उसे बुरी तरह पीट देते थे। माँ से मिलकर वह एक योजना बनाता है। कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह घुर्राता है। लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करें। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। दत्ताजी राव देसाई से उन्होंने भेंट की। रात को दोनों माँ बेटे दत्ता राव जी के यहाँ गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के पास बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी कि वह खुद काम से बचने के लिए लड़के को पाठशाला जाने से रोक लेता है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेज दिया गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। राव जी की योजना। राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी यहाँ पर कोई बहाना बनाकर आ जाना। माँ बेटे ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं। राव ने कहा, तू उसके सामने निडर होकर जो मैं पूछूं कह देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी की यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, उसे मेरे पास भेजना। लेखक का दादा देसाई के बाड़े के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। राव जी ने लेखक से पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया, 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता, क्योंकि उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर में देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर वह घर चला गया। उसे कहा, अब तू घर चला जा। बाद में राव साहब ने रत्नाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। पाठशाला भेजने के लिए दादा की शर्त। लेखक ने दादा से कहा कि यदि तू पाठशाला जाएगा तो 11 बजे तक तुझे खेत में काम करना पड़ेगा। खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तेरा काम होगा। अगर ये तूने काम नहीं किया तो तुझे पाठशाला जाने से रोक लिया जाएगा। कक्षा में लेखक के साथ व्यवहार। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे।
दो बच्चे ऐसे थे जो लेखक को जानते थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच से एक कोने पर बैठा रहता था। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसकी खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग जो थी वो खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लगे। बसंत वाटिका, बसंत जो पाटिल था वो उसकी लेखक को प्रेरणा मिली। बसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था। स्वभाव से शांत था। घर से पूरी तरह तैयारी करके आता था। पहली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान, एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगा और कक्षा में जो बच्चे थे वह उसका सम्मान करते थे। उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और बसंता की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लगा। मास्टर न व सौदलंकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थीं। उनका गला सुरीला था। छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे। लेखक तन्मय होकर सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता तो ढोर चराता था। ढोर कहते हैं पशुओं के लिए। तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। मास्टर की तरह ही अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। कविता का प्रभाव। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या ढोर चराते हुए अकेलेपन की कभी कमी महसूस नहीं होती कि वह कभी भी अकेला है। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने भी लगता। कवि के बारे में धारणा। मास्टर सौदलंकर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अतः लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी जा सकती है। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों पर कविताएं लिखी। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी थी कि यदि कागज पेंसिल न होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख देता था या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पोंछ देता। कविता का परीक्षण। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता था। मास्टर जी ने उसे कविता का शास्त्र समझाते हुए उसको सीख देते कि छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। शुद्ध लेखन के नियम बताते। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को देखने का अभ्यास बढ़ा। तो छात्रों, ये तो था जूझ कहानी जो थी आपके उपन्यास का एक अंश है, उसका सार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।